हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर से आप सभी का क्रेजी जीके ट्रिक के डेली करंट अफेयर की सीरीज में स्वागत है। आज के सेशन में हम 24 अप्रैल के सभी करंट अफेयर यहां पर डिटेल में डिस्कस करेंगे। एक एक फैक्ट, एक एक क्वेश्चन, एक एक करंट अफेयर आराम से सुनिए। बहुत इंटरेस्टिंग सेशन है, तो एंड तक पूरे सेशन को देखिएगा। ओके, आने वाली एग्जाम में यहां से क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं, तो आखिरी तक बने रहिए। पीडीएफ और मॉक टेस्ट आपको एप्लीकेशन पर मिलेगा, तो चेकआउट कीजिए क्रेजी जीके ट्रिक एप्लीकेशन को। हम चलते हैं सबसे पहले क्वेश्चन की तरफ। ध्यान से नोट कीजिएगा, आर्ट एंड कल्चर से ये जो क्वेश्चन है ये एसएससी में पूछा गया है काफी बार। क्वेश्चन देखिए, गरिया पूजा त्योहार मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया जाता है? तो गरिया पूजा फेस्टिवल ये स्पेशली पूर्वोत्तर राज्यों में मनाया जाता है, और उसमें से भी स्पेशली मनाया जाता है त्रिपुरा राज्य में। त्रिपुरा की जो कोक बोरोक लैंग्वेज बोलने वाली ट्राइब से, उनमें सेलिब्रेट किया जाता है गरिया पूजा फेस्टिवल। तो अभी त्रिपुरा में एक तो गरिया पूजा फेस्टिवल भी मनाया जा रहा है, और साथ ही साथ बोरशो बोरोन उत्सव भी मनाया जा रहा है। गरिया पूजा फेस्टिवल ये बोईसाख महीने में मनाया जाता है। त्रिपुरी या फिर बंगाली कैलेंडर में इसे कहा जाता है बोईसाख महीना, और हमारे कैलेंडर में ये अप्रैल मंथ में मनाया जाता है। तो 21 अप्रैल को ये शुरू हुआ था और 7 दिन तक इसका आयोजन किया जा रहा है। गरिया पूजा फेस्टिवल जो है ना, ये कोक बोरोक लैंग्वेज जो कि त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज है, इसको बोलने वाली वहां की जो ट्राइब्स है वो, और हलाम ट्राइब्स जो कि त्रिपुरा में पाई जाती है, ये स्पेशली सेलिब्रेट करते हैं, और ये अपने लोक देवता की इस दिन पूजा करते हैं। इनका नाम है बाबा गरिया। इन्हीं के नाम पर गरिया पूजा फेस्टिवल ये नाम पड़ा है इस फेस्टिवल का। तो त्रिपुरा में इसका आयोजन किया जाता है। और बोरशो बोरोन उत्सव की बात करें तो यह बंगाली न्यू ईयर के रूप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यहां पर दो फेस्टिवलों का नाम आता है। कौन कौन मनाता है? तो कोक बोरोक लैंग्वेज बोलने वाली जितनी भी ट्राइब्स हैं त्रिपुरा में, जैसे रियांग ट्राइब्स हो गया, हलाम ट्राइब्स हो गया, ये सारे के सारे मिलकर मनाते हैं। ट्रेडिशनल पर्व के रूप में से सेलिब्रेट किया जाता है। ट्रेडिशनल ड्रेसेस पहनी जाती है, और जो ट्रेडिशनल डांस होते उनका आयोजन किया जाता है, और अपने लोक देवता की पूजा की जाती है। यहां पर कोक बोरोक लैंग्वेज जिसका नाम आया ना, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि पिछले कुछ समय में काफी सुर्खियों में रही है। 1979 में त्रिपुरा की ऑफिशियल लैंग्वेज का दर्जा दिया गया था कोक बोरोक को। त्रिपुरा की ऑलमोस्ट 24% जो जनसंख्या है, पॉपुलेशन है, वो कोक बोरोक लैंग्वेज बोलती है। त्रिपुरी के जो या त्रिपुरा के जो राजा है ना, उनका इतिहास भी हमें कोक बोरोक लैंग्वेज में देखने को मिलता है। कोक बोरोक और एक कोलोमा स्क्रिप्ट में इतिहास देखने को मिलता है त्रिपुरा राजाओं का। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाती है, त्रिपुरा में बोली जाती है। लास्ट ईयर आदिवासी साहित्यिक संस्था, इन्होंने कोक बोरोक को 8th शेड्यूल में शामिल करने की मांग की थी। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का 8th शेड्यूल जो है वो 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस की बात करता है। तो डिमांड करी गई थी कि कोक बोरोक को भी इसमें जगह दी जाए। तो कोक बोरोक लैंग्वेज कहां पर प्रचलित है, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो ये त्रिपुरा में प्रचलित है, और त्रिपुरा में ही मनाया जाता है फेस्टिवल गरिया पूजा फेस्टिवल। डन। इजी क्वेश्चन है, लेकिन आर्ट एंड कल्चर से काफी बार पूछा गया है। आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में अपॉइंट किया गया जस्टिस लीसा गिल को। लीसा गिल की बात करें तो ये अभी तक पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जज के रूप में कार्यरत थी। अब इनको आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किया गया है। यह क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाता है क्योंकि आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट में पहली बार किसी महिला को मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किया गया है। तो यह आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट की मुख्य न्यायाधीश बनने वाली पहली महिला है। अभी तक धीरज सिंह ठाकुर आंध्र प्रदेश हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश थे, तो इनको रिप्लेस किया है किसने? लीसा गिल ने। यहां पर दो आर्टिकल इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आते हैं, आर्टिकल 217 और आर्टिकल 222। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 217 हाईकोर्ट में जजेस की नियुक्ति से संबंधित प्रावधान करता है, और आर्टिकल 222 जो है ये हाईकोर्ट के जजेस के ट्रांसफर के बारे में प्रावधान करता है। और दोनों ही जो अधिकार है ना, वो भारत के प्रेसिडेंट को दिए गए। मतलब हाईकोर्ट के जजेस, भारतीय संविधान में हाईकोर्ट के जजेस की नियुक्ति और हाईकोर्ट के जजेस का ट्रांसफर, ये दोनों आर्टिकल के तहत भारत के प्रेसिडेंट के द्वारा किए जा सकते हैं।
हालांकि सिफारिश की जरूरत पड़ती है, जैसे कॉलेजियम सिस्टम इनकी सिफारिशें या फिर केंद्रीय मंत्रिमंडल इनकी सिफारिशें, राज्य में राज्यपाल से भी कंसर्न किया जाता है, तो इस तरीके से। लेकिन पावर प्रेसिडेंट को दिया गया है, ठीक है, आर्टिकल 217 के तहत नियुक्ति का और 222 के तहत ट्रांसफर का। बेसिक चीजें याद रखिएगा। रिसेंटली कुछ मंथ में जो अलग अलग हाईकोर्ट में चीफ जस्टिस अपॉइंट किए गए, उनकी यहां पर मैंने आपको लिस्ट दे दी है, एक बार नजर डाल लो, मैं आपको बता देता हूं या पीडीएफ में से भी पढ़ लेना। झारखंड हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश नियुक्त किए गए थे कुछ समय पहले, महेश शरद चंद्र सोनाक। केरला हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए थे सोमेन सेन। पटना हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश अपॉइंट किए गए थे संगम कुमार साहू। मेघालय हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रेवती प्रशांत मोहिते डेरे, इनका अपॉइंट किया गया था। सिक्किम हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश ए मोहम्मद मुश्ताक को अपॉइंट किया गया था। और मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश के पद पर हैं सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी। तो ये रिसेंटली कुछ महीने पहले ही इनकी अपॉइंटमेंट की गई है, तो इनको याद रखिएगा। आगे बढ़ेंगे। 24 अप्रैल को राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस मनाया जा रहा है या मनाया जाता है। पंचायत का प्रावधान भारतीय संविधान की किस अनुसूची में है? तो पहला जो हमारा फैक्ट है वो तो ये है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 24 अप्रैल को। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के 11th शेड्यूल में पंचायती राज की बात की गई है। पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया है 73 अमेंडमेंट एक्ट के माध्यम से। आगे हम बात करेंगे। तो यहां पर बेसिक चीज ये पता चलती है कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस या नेशनल पंचायती राज डे कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल को। इस बार 2026 में यह 16वां नेशनल पंचायती राज डे मनाया जा रहा है। अगर हम इतिहास की ओर चले ना, तो इतिहास में अगर हम हमारी इंडियन हिस्ट्री को उठाते हैं तो इतिहास में भी पंचायती राज का कॉन्सेप्ट देखने को मिलता है। स्थानीय स्वशासन है ये पंचायती राज। तो जब हम वैदिक एरा में देखते हैं ना, तो पंचायतन नाम का एक वर्ड देखने को मिलता है। उस वक्त जो ग्रामीण क्षेत्र होते थे वहां पर पंचायत चलती थी, जो कि 5 लोगों से मिलकर बनी होती थी, जो कि डिसीजन मेकर के रूप में काम करते थे। इनमें से एक व्यक्ति जो होता था वो स्पिरिचुअल व्यक्ति होता था, जैसे संत होते हैं उस तरीके के। तो 5 लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है ना, यही पंचायत वैदिक एरा में देखने को मिलता है। जब हम उत्तर वैदिक काल में आते हैं तो ऋग्वेद में सभा और समिति का उल्लेख देखने को मिलता है। ऋग्वेद में जब साम्राज्यवाद शुरू हुआ, सॉरी उत्तर वैदिक काल में जब साम्राज्यवाद शुरू हुआ, तो उस वक्त क्या होता था कि राजा का बेटा राजा वंश के आधार पर नहीं बनता था, बनाया जा सकता था, लेकिन 2 लोगों की परमिशन चाहिए होती थी, सभा और समिति की। इसमें समिति में राज परिवार के लोग होते थे तो वो तो परमिशन दे देंगे, लेकिन सभा में जो है ना, वो साम्राज्य के जो लोग होते थे, गांव में जो लोग होते थे, उनके सदस्य होते थे। और अगर राजा के बेटे को राजा बनना है, उत्तराधिकारी बनना है, तो दोनों का आशीर्वाद चाहिए होता था। तो यहां से पता चलता है कि एक बॉडी थी जो कि डिसीजन मेकर के रूप में उस वक्त काम कर सकती थी, और यहीं से आता है स्थानीय स्वशासन। अगर हम अंग्रेजों के शासनकाल में आते हैं तो 1870 में लॉर्ड मयो इन्होंने डिसेंट्रलाइजेशन रेजोल्यूशन पास किया था, और 1882 में लॉर्ड रिपन, इन्हें भारत में स्थानीय स्वशासन का जनक कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने लोकल जो बॉडीज है उनका फ्रेमवर्क तैयार किया था, इलेक्टेड लोकल बोर्ड्स, इनका फ्रेमवर्क तैयार किया था। तो ये मैग्ना कार्टा माना जाता है लोकल डेमोक्रेसी के लिए, स्थानीय स्वशासन के लिए। इसलिए स्थानीय स्वशासन का जनक कौन? तो ये लॉर्ड रिपन, 1882। 1919 में जो मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार बिल लाया गया था, 1919 का एक्ट, उसमें राज्यों को लोकल गवर्नमेंट सौंपी गई थी, उनको डिसीजन लेने की जो पावर थी वो सौंपी गई थी। तो यहां से ये चला आ रहा है, पंचायती राज का एक कॉन्सेप्ट है। आजादी के बाद पंचायती राज को लागू करने के लिए इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम मूल संविधान में जाते हैं ना, तो हमें पंचायती राज देखने को मिलता है आर्टिकल 40 के तहत। ये ग्राम पंचायत की यहां पर बात की गई है, लेकिन क्योंकि ये नीति निर्देशक तत्वों में है तो इसे लागू करना नहीं करना राज्य की इच्छा पर था। तो इसे लागू करना बहुत मुश्किल था, क्योंकि ये कंपलसरी तो था नहीं, इसीलिए संविधान में शामिल किया जाना जरूरी था। तो अलग अलग समय पर पंचायती राज पर अलग अलग कमिटीज का गठन किया जा चुका है, जिनमें सबसे पहली और इंपॉर्टेंट थी बलवंत राय मेहता कमेटी 1957 में। इसी कमेटी की सिफारिश पर भारत में पहली बार पंचायती राज की शुरुआत की गई थी राजस्थान के नागौर से 1959 में। यह हो गई। फिर अशोक मेहता कमेटी 1977 में आई,
दंतेवाला कमेटी 1978, हनुमंत राव कमेटी 1984, जीवी के राव कमेटी 1985, एलएम सिंघवी कमेटी 1986, गॉडगिल कमेटी है ना, ये 1988 में आई थी गॉडगिल के नाम से। तो ये कुछ कमेटीज है जो कि पंचायती राज पर है। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में चले तो आर्टिकल 40 में सबसे पहली बार ग्राम सभा का उल्लेख देखने को मिलता है, और भारतीय संविधान में आगे चलकर 73वां संविधान संशोधन किया गया था 1992 में, और इसके तहत पंचायती राज को संवैधानिक दर्जा दिया गया। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का जो एक आर्टिकल, पहले तो अगर शेड्यूल देखें तो 11th शेड्यूल में एक तो उल्लेख किया गया है। 11th शेड्यूल में पंचायतों को लेकर 29 सब्जेक्ट दिए गए हैं संवैधानिक दर्जा, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के में पार्ट 9 जोड़ा गया था उस वक्त, जो कि आर्टिकल 243 से लेकर 243 ओ तक है, और ये पंचायती राज का प्रावधान है। तो हमारा क्वेश्चन शेड्यूल से था, तो शेड्यूल हो जाता है शेड्यूल 11। तो ये जुड़ा था पंचायती राज के संबंध में। कौन सा अमेंडमेंट है? 73 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। पहला पंचायती राज दिवस 2010 में मनाया गया था, जो हमारे एक्स पीएम थे जिनका नाम है मनमोहन सिंह जी, इन्होंने इसकी शुरुआत की थी 2010 में, और 2010 में अनाउंस किया गया था, 2011 में पहली बार मनाया गया 24 अप्रैल को। तब से यह हर साल मनाया जा रहा है। ऑफर ऑफ द डे में आप सभी आरआरबी एनटीपीसी के लिए स्टडी मटेरियल को ज्वाइन कर सकते हैं। कल भी मैंने आपको इसके बारे में बताया था, काफी स्टूडेंट की डिमांड आ रही थी कि सर इसको एक दिन और एक्सटेंड किया जाए, तो आप अभी भी ज्वाइन कर सकते हैं आरआरबी एनटीपीसी 2026 के स्टडी मटेरियल को, जहां पर आपको मैथ्स, रीजनिंग, जीके, जीएस सब यहां पर प्रोवाइड किया गया है। साथ ही साथ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे एक्सप्लेनेशन के साथ, तो आप इसे ज्वाइन कीजिए। लास्ट टाइम रिवीजन के लिए ये आपकी काफी मदद करेगा, काफी अफोर्डेबल प्राइस में अभी के लिए ये आपको देखने को मिल जाएगा। तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से आप इसे डायरेक्ट अवेल कर सकते हैं। हम चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। नांदेड़ला भास्कर राव का हाल ही में निधन हो गया, वह किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री थे? तो एन भास्कर राव बोलूंगा, समझ जाना इन्हीं की बात हो रही है। एन भास्कर राव, इनका हाल ही में निधन हो गया है। यह आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व सीएम रह चुके हैं। ठीक है, एन भास्कर राव तो आंध्र प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री बने थे ये। 90 वर्ष की आयु में हाल ही में इनका हैदराबाद में निधन हो गया। जब आंध्र प्रदेश अलग नहीं हुआ था, तेलंगाना नहीं अलग होके बना था, तो ये एक यूनाइटेड आंध्र प्रदेश था, मतलब पूरा एक आंध्र प्रदेश ही था, उसके सीएम रह चुके। इनके नाम उपलब्धि ये है कि आंध्र प्रदेश के सबसे कम समय तक सीएम रहने वाले व्यक्ति, मात्र 1 महीना आंध्र प्रदेश के सीएम रहे थे। हुआ यह था कि 1984 में आंध्र प्रदेश के उस वक्त के जो सीएम थे एनटी रामाराव, ठीक है, एनटीआर राव इनको कहा जाता है, जूनियर एनटीआर, जो कि साउथ के एक्टर हैं, आरआरआर मूवी में हमने उनको देखा है, तो उनके दादाजी हैं ये। ठीक है, तो ये क्या था कि सर्जरी के लिए अमेरिका गए थे, तो उस वक्त तख्ता पलट करके सीएम पद हासिल कर लिया था एन भास्कर राव ने। तो जब ये वापस रिटर्न आए तो फिर इन्होंने वापस फिर अपनी गवर्नमेंट बना ली थी एनटीआर राव या एनटी रामाराव ने। तो 1 महीने तक ही सीएम रहे थे भास्कर राव। इनका 90 वर्ष की आयु में हाल ही में निधन हो गया है हैदराबाद में। तो किस राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं? तो ये आंध्र प्रदेश राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री रह चुके हैं। किस देश ने 1 जनवरी 2009 या उसके बाद जन्मे लोगों के लिए तंबाकू की खरीद पर आजीवन प्रतिबंध लगाने वाला एक ऐतिहासिक कानून पारित किया है? तो यह यूरोप का एक देश है जिसका नाम है यूनाइटेड किंगडम, ब्रिटेन या यूनाइटेड किंगडम। यूनाइटेड किंगडम ने क्या किया है कि देश में 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी व्यक्ति पैदा हुआ है ना, उसके तंबाकू उत्पाद की खरीद पर पूरी तरीके से आजीवन प्रतिबंध लगा दिया है। एक हिस्टोरिकल लॉ लेकर आई है यूनाइटेड किंगडम की जो गवर्नमेंट है वो। टोबैको एंड वेप्स बिल इसको नाम दिया गया है। तंबाकू तो आप जानते हैं, और वेप्स मतलब एक ई सिगरेट जैसी है। तो तंबाकू और वेप्स बिल ये लेके आई है यूके पार्लियामेंट, और इन्होंने अपने देश में हेल्थ सेक्टर को और ज्यादा इंप्रूव करने के लिए, और राज्य में जो क्या होता है कि इंग्लैंड का डेटा है, ब्रिटेन का डेटा है कि वहां पर धूम्रपान से हर साल 64,000 लोगों की मौत होती है। तो इन मौतों को रोका जा सके और जो नई पीढ़ी है उनमें एडिक्शन को रोका जा सके तंबाकू प्रोडक्ट के, इसलिए आजीवन
उनके खरीदने पर, तंबाकू प्रोडक्ट खरीदने पर बैन लगा दिया गया है। और इसमें प्रावधान यह किया गया है कि 1 जनवरी 2009 के बाद जो भी जन्मा है वो कभी भी तंबाकू प्रोडक्ट नहीं खरीद पाएगा राज्य में। स्मोक फ्री जनरेशन बनाना यूके गवर्नमेंट का उद्देश्य है कि भाई इस बिल के माध्यम से यूके में अब जो नई पीढ़ी है वो तंबाकू के सेवन को पूरी तरीके से बंद करे, और इन फ्यूचर धीरे धीरे प्रोडक्ट जब खरीद नहीं पाएंगे और जब एडिक्शन हट जाएगा आने वाली जनरेशन में, तो इजीली तंबाकू प्रोडक्ट वैसे भी बिकना बंद हो जाएंगे और एक स्मोक फ्री जनरेशन हम दे पाएंगे, जिससे जो मौतें होती है धूम्रपान के कारण, तंबाकू प्रोडक्ट के कारण, वो हम रोक पाए। तो ये यूके का ऐतिहासिक फैसला है। ऐसा करने वाला दुनिया का पहला देश बना है यूनाइटेड किंगडम। तो स्मोक फ्री जनरेशन भी आपको समझ में आ गया। आगे आएंगे, विज्ञान जगत का ऑस्कर ऑफ साइंस कहा जाने वाला प्रतिष्ठित ब्रेक थ्रू प्राइज 2026 मैथमेटिक्स कैटेगरी में किसे प्रदान किया गया। देखिए कंफ्यूज मत होना, आप यहां पर देखोगे कि साइंस वर्ल्ड का ऑस्कर ऑफ साइंस है, दिया मैथमेटिक्स के क्षेत्र में जा रहा है। तो कंफ्यूज मत होना, ये 3 कैटेगरी में दिया जाता है अवार्ड, हम बात करेंगे। लेकिन अभी जिस कैटेगरी में दिया गया है पहले वो अवार्ड का नाम क्या है, ब्रेक थ्रू प्राइज 2026, और ये मैथमेटिक्स की कैटेगरी में दिया गया है हाल ही में फ्रैंक मर्ले को। अगर हम फ्रैंक मर्ले की बात करें तो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन है, ये फ्रांस के रहने वाले एक मैथमेटिशियन है। फ्रांस की एक यूनिवर्सिटी है, पेरिस यूनिवर्सिटी, उसमें ये प्रोफेसर के रूप में कार्यरत थे। तो इन्हें दिया गया एक अवार्ड जिसका नाम है ब्रेक थ्रू प्राइज, आंसर ले लिया है हमने, ये होगा फ्रैंक मर्ले। ठीक है, ब्रेक थ्रू प्राइज दिया गया 2026 का। मैथमेटिक्स के क्षेत्र में इनका जो योगदान है, इन्होंने जो इनोवेशन किए उसके लिए इन्हें इस अवार्ड से सम्मानित किया गया। अब देखिए, फ्रैंक मर्ले वर्तमान में सीवाई सर्जी पेरिस यूनिवर्सिटी, पेरिस में एक यूनिवर्सिटी है, वहां पर एक प्रोफेसर है और इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस्ड साइंटिफिक स्टडीज इसके प्रोफेसर के रूप में कार्यरत है, 2 जगह पर। यहां पर ब्रेक थ्रू प्राइज इंपॉर्टेंट हो जाता है, साइंस के क्षेत्र का एक बहुत ही फेमस अवार्ड है, ग्लोबल लेवल पर दिया जाता है। 2012 में इसकी शुरुआत की गई थी। 3 कैटेगरी कौन कौन सी है, तो एक तो मैथमेटिक्स जिसमें दिया गया, इसके अलावा एक फंडामेंटल फिजिक्स के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, और लाइफ साइंस के क्षेत्र में भी यह अवार्ड दिया जाता है। देता कौन है, तो एक फाउंडेशन है जिसका नाम है ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन। एक्चुअल में यूएसए के जो बिलियनियर्स है ना, उन्होंने मिलकर यह फाउंडेशन बनाया था ताकि देश में रिसर्च को बढ़ावा दिया जा सके, मैथमेटिशियंस को बढ़ावा दिया जा सके, साइंस को बढ़ावा दिया जा सके। तो इन सभी उद्देश्यों से ऐसे लोग जो कि इन सेक्टर में योगदान देते हैं उनको सम्मानित करने के लिए टेक बिलियनियर्स के द्वारा ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन की शुरुआत की गई और इस अवार्ड को शुरू किया गया। जैसे देखिए, एक मार्क जुकरबर्ग फेसबुक के संस्थापक और ऐसे जो बड़े बड़े फाउंडर है ना अलग अलग कंपनियों के, इन्होंने मिलकर इस ब्रेक थ्रू प्राइज फाउंडेशन को शुरू किया है। और यही अवार्ड देता है 3 कैटेगरी में, मैथमेटिक्स, फंडामेंटल फिजिक्स और लाइफ साइंस की कैटेगरी में। अभी दिया गया मैथमेटिक्स के क्षेत्र में यह अवार्ड, और यह दिया गया फ्रैंक मर्ले को। कहां के मैथमेटिशियन, फ्रेंच मैथमेटिशियन। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने किस अनुच्छेद के तहत सड़क सुरक्षा को नागरिकों के मौलिक अधिकार का हिस्सा माना है। तो सुप्रीम कोर्ट ने एक बहुत ही ऐतिहासिक जजमेंट दिया है जिसमें बताया गया है कि जो रोड सेफ्टी है ना, वो लोगों का मौलिक अधिकार है आर्टिकल 21 के तहत। देखिए आर्टिकल 21 क्या कहता है, आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ की बात करता है, जीने के अधिकार की बात करता है। राइट टू लाइफ एंड प्राइवेसी, ये सब आर्टिकल 21 में आते हैं। वैसे देखिए, संविधान की व्याख्या करने का जो अधिकार है ना, संविधान का संरक्षक सुप्रीम कोर्ट है और संविधान की व्याख्या करने का अधिकार भी सुप्रीम कोर्ट को है। तो सुप्रीम कोर्ट समय समय पर आर्टिकल 21 में ऐसे मौलिक अधिकार इंक्लूड करता रहता है। पहले भी काफी सारे मौलिक अधिकार सुप्रीम कोर्ट ने इंक्लूड किए हैं आर्टिकल 21 में, जैसे राइट टू फ्रेश एयर, राइट टू फूड, राइट टू वाटर, और राइट टू प्राइवेसी, राइट टू क्लॉथ, राइट टू एजुकेशन। काफी सारे राइट है जिनको मौलिक अधिकार माना है सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल 21 के तहत। रिसेंटली सुप्रीम कोर्ट की एक बेंच है, उन्होंने एक पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन PIL पर सुनवाई करते हुए एक लैंडमार्क जजमेंट दिया है,
और इन्होंने कहा है कि राइट टू सेफ रोड या आर्टिकल 21 के तहत लोगों की राइट टू लाइफ का हिस्सा है, क्योंकि अगर सेफ रोड नहीं मिलेंगी ना तो वो मर जाएंगे। तो आर्टिकल 21 डिस्ट्रॉय हो रहा है, इसीलिए आर्टिकल 21 का इसे मौलिक अधिकार माना गया है। भारत में बढ़ते रोड एक्सीडेंट और खराब इंफ्रास्ट्रक्चर के कारण नागरिकों की जान खतरे में चली जाती है और आर्टिकल 21 डिस्ट्रॉय हो जाता है। तो इसको बनाए रखने के लिए राइट टू रोड सेफ्टी भी उनका मौलिक अधिकार है, यह कोर्ट ने कहा है। वैसे आपको पता है एक और चीज बताइए कि स्टेट की जिम्मेदारी है कि वो सड़क के इंफ्रास्ट्रक्चर को सुरक्षित बनाए और ट्रैफिक रूल्स पर सख्ती से काम करे, यह कहा है सुप्रीम कोर्ट ने। तो रोड सेफ्टी किस आर्टिकल के तहत मौलिक अधिकार माना गया? क्वेश्चन हमारा यह था, आर्टिकल 21। एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 रिपोर्ट के अनुसार 2025 में किस देश ने यूएसए को पीछे छोड़कर सबसे अधिक सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल की है? तो एक थिंक टैंक के एम्बर, हम आगे बात करेंगे, इसने एक रिपोर्ट निकाली सॉरी, रिपोर्ट का नाम है ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 रिपोर्ट। यह आई तो 2026 में, लेकिन 2025 के डेटा के आधार पर यह रिपोर्ट है। इसमें बताया गया है कि इंडिया यूएसए को पीछे छोड़कर सबसे ज्यादा सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने वाला देश बन गया है। तो आंसर हो जाएगा इंडिया। सोलर कैपेसिटी के मामले में पहले इंडिया तीसरे नंबर पर आता था, अब हमने यूएसए को पीछे छोड़ा है सोलर कैपेसिटी इंस्टॉल करने के मामले में, मतलब एक साल में सोलर कैपेसिटी बढ़ाने के मामले में हमने पीछे छोड़ा है यूएसए को, और अब हम चाइना के बाद दूसरे स्थान पर है सोलर एनर्जी कैपेसिटी को इंस्टॉल करने के मामले में, मतलब नई जनरेट करने के मामले में। तो एम्बर की ग्लोबल इलेक्ट्रिसिटी रिव्यू 2026 रिपोर्ट है। 2025 के ग्लोबल पावर जनरेशन और क्लीन एनर्जी ट्रेंड को इसमें एनालिसिस किया गया है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि 2025 में दुनिया की 33.8% जो इलेक्ट्रिसिटी है वो रिन्यूएबल एनर्जी से आई है, रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस से बनाई गई है। पहली बार कोयले को पीछे छोड़कर रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस की तरफ पूरा वर्ल्ड आगे बढ़ा है। इंडिया का अचीवमेंट यह है कि 2025 में रिकॉर्ड 38 गीगावाट सोलर एनर्जी कैपेसिटी को हमने इंस्टॉल किया, और चीन के बाद दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा देश है जिसने सोलर इंस्टॉलेशन या फिर सोलर एनर्जी को इंस्टॉल करने के मामले में, बनाने के मामले में सबसे अच्छा काम किया। तो पहले पर चाइना हो गया, दूसरे पर इंडिया, और थर्ड पर आ गया यूएसए। पहले यूएसए सेकंड पर था, तो हमने इसे बीट किया है। ग्लोबल डिमांड 2025 में बिजली की जो ग्लोबल डिमांड थी ना, या डिमांड में हुई जो वृद्धि थी, उसका 75% अकेले सोलर एनर्जी से ही वर्ल्ड के देशों ने कंप्लीट कर लिया। मतलब जितनी भी एक साल में डिमांड जनरेट हुई है 2025 में, जितनी भी जनरेट हुई है एक्स्ट्रा, उसका 75% केवल सोलर एनर्जी से ही वर्ल्ड ने पूरा कर लिया। इंडिया की बात करें तो भारत में सोलर एनर्जी अब हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर को पीछे छोड़कर क्लीन एनर्जी का दूसरा सबसे बड़ा सोर्स बन गई है, यह कहा गया है इस रिपोर्ट में। चाइना का फैक्टर देखें तो ग्लोबल सोलर एनर्जी कैपेसिटी वृद्धि में आधे से अधिक योगदान अकेले चाइना का रहा है। मतलब जितनी भी एक साल में बनी है ना 2025 में, जितनी भी कैपेसिटी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी में वृद्धि हुई है, 50% से ज्यादा तो अकेले चाइना ने ही इसको इंस्टॉल किया है, और फिर दूसरे देश आते हैं। इंडिया की अगर हम डेटा देखते हैं तो हमारी जो नॉन फॉसिल्स कैपेसिटी इलेक्ट्रिसिटी की वो 283.46 गीगावाट है। इसमें रिन्यूएबल एनर्जी 274.68 गीगावाट, मतलब 274 गीगावाट हमारी रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी है वर्तमान में। फाइनेंशियल ईयर 2025-26 में हमने रिकॉर्ड 55 गीगावाट कैपेसिटी ऐड की है सभी रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेस को मिलाकर। तो ये बेसिक डेटा इंडिया का है, और रिपोर्ट में जो कहा गया ये भी मैंने आपको बता दिया। हमारी जो एनर्जी को अगर हम सारे सोर्सेस से 55.29 गीगावाट हमने ऐड की, अगर हम सारे सोर्सेस से हमारी कैपेसिटी देखें हम कहां से कितना प्रोड्यूस कर रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी को, तो सोलर एनर्जी से हम 150.26 गीगावाट को प्रोड्यूस कर रहे हैं, विंड एनर्जी से 56 गीगावाट हम प्रोड्यूस कर रहे हैं, और हाइड्रो एनर्जी से 51 गीगावाट तक तो लार्ज हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से, और 5.17 गीगावाट स्मॉल हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से हम इंस्टॉल कर रहे हैं या फिर हम बना रहे हैं।
तो एम्बर की बात हो रही है क्योंकि हमने शुरू में बात की थी, रिपोर्ट इसकी है। एक इंडिपेंडेंट एनर्जी थिंक टैंक है जो कि एनर्जी पे एनालिसिस करता, रिपोर्ट देता है, और इसका हेडक्वार्टर है यूके के लंदन में। मूडीज रेटिंग ने उपभोक्ता मांग में कमी और वेस्ट एशिया कॉन्फ्लिक्ट के कारण फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ का अनुमान 6.8 से घटाकर कितना कर दिया है? तो एक ग्लोबल रेटिंग एजेंसी है जिसका नाम है मूडीज। ये पेपरों में काफी सुर्खियों में रहती, न्यूज में। मूडीज रेटिंग ने क्या किया है कि भाई एक तो मिडिल ईस्ट का कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ऊपर से हमारी कंज्यूमर डिमांड में कमी है इंडिया में, तो इस कारण भारत की जीडीपी वृद्धि का अनुमान, जो कि पहले इसने 6.8% लगाया था, अब इसे फाइनेंशियल ईयर 2027 के लिए घटाकर 6% कर दिया गया है। तो यह 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है ना सॉरी 2026-27 का जो फाइनेंशियल ईयर है उसके अंतर्गत ये जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है इसने घटाई है। पहले इसने कहा था कि हमारी जो जीडीपी है फाइनेंशियल ईयर 2027 में 6.8% रहेगी, लेकिन अब इसने ये अनुमान घटाकर कर दिया है 6% का। कारण भी बताए हैं कि भैया वेस्ट एशिया का टेंशन बढ़ता जा रहा है, मिडिल ईस्ट टेंशन, बढ़ती एनर्जी कॉस्ट और कमजोर कंज्यूमर डिमांड इंडिया में है, जिसके कारण इंडिया की जीडीपी 2027 के फाइनेंशियल ईयर में कम रह सकती है। फाइनेंशियल ईयर 2026 के लिए जो हमारा ग्रोथ अनुमान है 7.6% का, वो इसने बरकरार रखा है। तो ये बेसिक चीज है मूडीज की रिपोर्ट में, याद रखिएगा। मूडीज कॉर्पोरेशन ये दुनिया की 3 बड़ी रेटिंग एजेंसियों में से एक है, 2 अन्य है S&P और फिच, और एक और है मूडीज। हेडक्वार्टर है इसका यूएसए के न्यूयॉर्क में। 1909 से ये काम कर रही है और ऐसी रेटिंग निकालती रहती है और अंदाजा लगाया करती है जीडीपी का अलग अलग डेटा के आधार पर। अगर हम हमारे पेट्रोलियम रिजर्व की बात करें, स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व, क्योंकि अभी हमको उसकी जरूरत थी, तो भारत के आपातकालीन भंडार में हमें देखने को मिलता है विशाखापट्टनम में, मैंगलुरु में और पादुर, जो कि कर्नाटक का एक प्लेस है। तो यहां पर हमारे पेट्रोलियम रिजर्व है। वर्तमान में हमारी पेट्रोलियम रिजर्व की कैपेसिटी देखें तो 5.33 मिलियन मीट्रिक टन हमारी कैपेसिटी है, और लगभग 38 मिलियन बैरल के बराबर हम इसको आंक सकते हैं अगर हम बैरल में देखें तो। लास्ट क्वेश्चन, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया को किस अधिनियम के तहत स्थापित किया गया है? एक नई ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करने वाली यह संस्था है, और इसको बनाया गया है प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत। आंसर हो जाएगा आंसर बी। यह जो एक्ट आया था ना, इसके नियमों को, इसके रूल्स को 1 मई 2026 से लागू किया जा रहा है, और इसी के तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का भी गठन किया गया है, और यह संस्था 1 मई से ऑन एयर हो जाएगी, काम करना शुरू कर देगी। तो इंडियन गवर्नमेंट ने ऑनलाइन गेमिंग सेक्टर के लिए प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 के तहत ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया का गठन किया है। ठीक है, 1 मई 2026 से यह काम करना शुरू कर देगा। उद्देश्य आपको पता है, एक्ट का भी वही उद्देश्य था, रियल मनी गेमिंग, फैंटेसी स्पोर्ट्स और ई स्पोर्ट्स के लिए एक स्ट्रक्चर बनाना और ट्रांसपेरेंसी सिस्टम के रूप में यह काम करेगा, ट्रांसपेरेंसी सिस्टम को तैयार करेगा। तो जो रियल मनी गेम है उनको बैन करेगा, उनको बैन करने में सख्ती करेगा, और जो मनी गेम होते हैं जो कि सट्टेबाजी की लत को बढ़ाते हैं, तो उनको कंट्रोल करने के लिए यह काम करेगा। ठीक है, तो ये एक अथॉरिटी है, जैसे स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया होती है, स्पोर्ट्स के लिए काम करती है, रेगुलेशन बनाती है, वैसे ये ऑनलाइन गेमिंग के लिए रेगुलेशन बनाएगी। फेयर ई गेम जो है, ऑनलाइन गेम जो है, इलेक्ट्रिक गेम जो है, उनको बढ़ावा देने के लिए ये काम करेगी। तो पूरे भारत में ये एक्ट अब लागू हो जाएगा। फॉरेन बेस्ड जो ऑनलाइन गेमिंग सर्विसेज पर भी इस एक्ट को 1 मई 2026 से इंप्लीमेंट कर दिया जाएगा। तो ऑनलाइन गेमिंग को रेगुलेट करना इस एक्ट का मुख्य उद्देश्य है। भारत में अब ऑनलाइन मनी गेम्स पूरी तरीके से बैन है। अगर कोई इसे फॉलो नहीं करता है तो 3 साल तक की जेल की सजा है और 1 करोड़ तक के जुर्माने का प्रावधान है, याद रखिएगा। अब यहां पर ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया, देखिए ये जो संस्था बनेगी ना, ये मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के अधीन एक डिजिटल ऑफिस के रूप में काम करेगी। इस संस्था के जो अध्यक्ष होंगे वो इसी मिनिस्ट्री के एडिशनल सेक्रेटरी होंगे, ये अध्यक्ष होंगे।
6 मेंबर की संस्था होगी, इसमें से अध्यक्ष एडिशनल सेक्रेटरी होंगे मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, और इसके अलावा होम अफेयर्स, फाइनेंशियल सर्विसेज, स्पोर्ट्स, लीगल अफेयर्स मिनिस्ट्री, इनके जॉइंट सेक्रेटरी लेवल के अधिकारियों को भी इस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल किया जाएगा। तो ये ऑनलाइन गेमिंग अथॉरिटी ऑफ इंडिया है, 1 मई से ये कार्यरत हो जाएगी। तो यहां पर 24 अप्रैल के हमारे सभी करंट अफेयर हमने डिटेल में डिस्कस किए। अब हम चलते हैं लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज कर लेते हैं। आइए, पहला क्वेश्चन क्या था कल? शेखा झील पक्षी अभ्यारण्य, ये 99th रामसर साइट बनी है, किस राज्य में है? तो कहां पर है ये? उत्तर प्रदेश राज्य में। हाल ही में जारी भारत की पहली स्टेट ऑफ इंडिया बैट्स रिपोर्ट 2024-25 के अनुसार भारत में सबसे ज्यादा चमगादड़ों की विविधता किस राज्य में है? तो यह है वेस्ट बंगाल राज्य में। फिर सीबीआई ने डिजिटल अरेस्ट जैसी धोखाधड़ी से निपटने के लिए कौन सा एआई चैटबॉट लॉन्च किया है? तो यह हो जाएगा अभय एआई चैटबॉट। किस पूर्व भारतीय सांसद को ब्रिटिश संसद ने ग्लोबल ग्रीन आइकॉन अवार्ड से सम्मानित किया? तो यह हो गए जे संतोष कुमार। 114वां ऐतिहासिक सुवारी महोत्सव किस राज्य में मनाया गया? तो यह मनाया गया भारत के असम राज्य में। वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे हर साल कब मनाया जाता है? तो यह मनाया जाता है 23 अप्रैल को। 40 वर्षों बाद ब्लैक पैंथर को किस जूलॉजिकल पार्क में पुनः शामिल किया गया? तो यह है इंदिरा गांधी जूलॉजिकल पार्क, विशाखापट्टनम। हाल ही में चर्चा में रहा रिलोस एग्रीमेंट किन 2 देशों के बीच में है? तो यह है इंडिया और रशिया के मध्य में। प्रधानमंत्री इंटर्नशिप योजना 2026 के संशोधित नियमों के अनुसार अब इंटर्न को मिलने वाला मासिक स्टाइपेंड बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो यह बढ़ाकर कर दिया गया है 9,000 रुपए। और आखिरी क्वेश्चन था पीएसए चैलेंजर टूर 2026 का खिताब मेंस कैटेगरी में किसने जीता? तो यह है सूरज कुमार चंद, इन्होंने जीता है। ये तीनों क्वेश्चन कल के सेशन के हमारे रिवाइज हो गए। क्वेश्चन ऑफ द डे का आंसर ले लें। क्या क्वेश्चन था? पूर्ण स्वराज की मांग कांग्रेस के किस अधिवेशन में की गई थी? तो लाहौर अधिवेशन 1929 में। कौन सा भारतीय राज्य भारत का मक्का कहा जाता है? तो यह है कर्नाटका। ज्ञानपीठ अवार्ड प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला कौन बनी थी? तो यह थी आशा पूर्णा देवी। ये तीनों क्वेश्चन के हमारे हो गए आंसर। अब आज के क्वेश्चन ऑफ द डे ध्यान से नोट करो, कमेंट में आंसर कीजिएगा। 49 समानांतर रेखा किसके बीच है? पंचायती राज सर्वप्रथम किस राज्य में लागू किया गया? और गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहां दिया था? तीनों क्वेश्चन को नोट करो, कमेंट में आंसर करो। सेशन पसंद आया हो तो सेशन को लाइक कर दो। हम फिर मुलाकात करेंगे नेक्स्ट डे के करंट अफेयर में। तब तक अपना ख्याल रखिएगा। जय हिंद, जय भारत।